रॉयल्टी के पैसे सरकार का ध्यान उस पर है। हमारे राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है रॉयल्टी के पैसे कोल इंडिया के पास, लेकिन बार बार पत्र लिखने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अभी तक केंद्र सरकार उस पैसे को वापस नहीं कर रही है। जबकि आप जानते होंगे कि झरिया, धनबाद में बहुत महत्वपूर्ण जगह है झरिया, जहां वर्षों से आग लगी हुई है कोयले के खदान में और जमीन के नीचे नीचे वो आग फैलती ही जा रही है। उसके लिए कोई बजट नहीं है कि कैसे उस आग को बुझाया जाए। किलोमीटर पर किलोमीटर पूरा नीचे से खोखला हो गया है क्योंकि अंदर अंदर आग है। वो राख के ढेर पे वो शहर बसा हुआ है झरिया। मैं गई थी विगत दिनों उसे देखने के लिए। रात में लगता है कि चारों तरफ आग लगी हुई है। ऐसे में इन चीज़ों पर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती? सिर्फ उस राज्य को लूटने के लिए वहाँ पर तरह तरह के माइंस हैं, वहाँ से खनिज संपदा लेकर पूरे राज्य को, पूरे देश को समृद्ध करती है सरकार, लेकिन क्यों नहीं वहाँ के लोगों के बारे में सोचती? अडानी इस देश को हमारे राज्य को 25% बिजली क्यों नहीं दे रही है? अगर वो दे तो बिजली की किल्लत दूर होगी। और वो दादागिरी दिखा रही है कि हम नहीं देंगे, क्या कर लोगे? क्या उनको केंद्र का सपोर्ट है? अगर केंद्र का सपोर्ट है तो क्यों है? क्यों नहीं केंद्र दबाव बनाती कि तुम उस राज्य को बिजली दो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तुमने और जहां से बिजली लेके तुम दूसरे देशों को बेच रहे हो? मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर निश्चित रूप से केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, वरना इसी तरह से राज्य जो गरीब राज्य है, आदिवासी राज्य, हमसे बोल दे कि हम आदिवासियों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ये काफ़ी नहीं होता। वो काम में भी दिखना चाहिए, निश्चित रूप से दिखना चाहिए। महुआ माजी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश कर रही हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने संबोधन में वर्तमान केंद्र सरकार के पिछले 8 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया। मैं वर्तमान सरकार को बधाई देती हूँ, परंतु साथ ही विनम्रता के साथ यह कहना चाहती हूँ कि पिछले 8 वर्षों में अपनाई गई सरकारी नीतियाँ गरीबी उन्मूलन, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विकास, महिला एवं बाल विकास, समावेशी विकास के संबंध में पर्याप्त नहीं थी। सभापति महोदय, 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जनजातीय समुदायों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जहां भी हमने सरकार बनाई है जनजातीय कल्याण को सर्वाधिक प्राथमिकता दी है। किंतु पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की लूट को बढ़ावा देने वाली आदिवासी विरोधी नीतियों को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया है। 2022 में प्रस्तावित वन संरक्षण अधिनियम मेरे दावे की संपुष्टि करता है। पुराने नियमों में जहां आदिवासी क्षेत्रों में शुरू होने वाली परियोजनाओं में ग्राम सभा की सहमति आवश्यक थी, उसे सरकार ने निरस्त कर दिया है। इससे प्रकृति निर्भर आदिवासी संस्कृति एवं जंगलों का विनाश अवश्यंभावी हो गया है। आदिवासी संस्कृति जल, जंगल और जमीन की संस्कृति रही है। आदिवासियों के जितने भी संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, वे सभी जंगलों पर आधारित होते हैं। उसमें साल के पत्ते, नदी, झरने, पहाड़ जिसे बुरु कहते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर ही वे अपने संस्कार करते हैं, चाहे वो विवाह हो या कोई भी पर्व त्यौहार, जैसे कर्मा, सरहुल, माघे पर्व, सोहराय, जतरा, हर पर्व त्यौहार में जंगलों का बहुत बड़ा साथ होता है। और मुझे लगता है कि विकास का जो आदिवासी मॉडल है आज के समय में वही इस धरती को बचा सकता है, न कि विकास का पश्चिमी पूंजीवादी मॉडल। तो मुझे लगता है कि इस तरह से ग्राम सभा के अधिकार को छीनना बहुत बड़ी भूल होगी। इससे हर जंगल कट जाएंगे और आदिवासी, गरीब आदिवासी जो सदियों से लघु वनोपज जो जिनकी आजीविका का साधन रहे हैं, जैसे घोंगा, खुकड़ी, रुगड़ा, फिर आपके नदी से मछलियाँ या पत्ता जो होता है केदू पत्ता जिससे कि बीड़ी बनता है, इन तमाम दतवन, इन तमाम चीज़ों को जंगल से ले जाकर वो बेचते हैं और उसी से उनकी आजीविका चलती है। जब तक कि सरकार उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती आजीविका के, तब तक इस अधिनियम को उन पर थोपना बहुत बड़ी भूल होगी, जबकि ये सरकार कहती है कि वो आदिवासी कल्याण की बात कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने बार बार सरकार को, केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस अधिनियम का विरोध किया है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया है। मानव तस्करी की घटनाएं सबसे ज़्यादा गरीब आदिवासी बहुल इलाके से होती है। भाजपा कार्यकाल में पन्नालाल जैसे तस्करों ने लगभग 15,000 आदिवासी लड़कियों की तस्करी की, उन्हें नौकरी देने के नाम पर, और जो अभी जेल में हैं। तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही हैं। इसलिए महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए, उन्हें सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने के लिए एक बड़े बजट की आवश्यकता थी, उसे क्यों नहीं दी गई?
सिर्फ यह कह देने से कि सरकार महिला और आदिवासी के लिए बहुत काम कर रही है काफ़ी नहीं होता। जमीनी कठिनाइयों, हकीकतों की पड़ताल के बाद ही बजट बनाना कारगर होता है, जिसका अभाव इस बजट में स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार 2021 में ध्वनिमत से पारित हुई खान और खनिज संशोधन विधेयक केवल पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया। यह नियम खान मालिकों को हमारे देश की बहुमूल्य खनिज संपदा को मुक्त बाजार में बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सरकार की विकास की नीतियों ने पर्यावरण और खनन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के भविष्य के साथ पिछले 8 वर्षों से इसी प्रकार बस समझौता ही किया है। माइंस में काम करने वाले मजदूरों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या बजट है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब सभी जानते हैं कि कोडरमा एक ऐसा जिला है जहां माइका निकालते हैं और उसमें जो बच्चे और औरतें होती हैं तमाम दिन भर वो लोग उसको निकालते हैं और कहते हैं ढिबरा, उसका नाम ढिबरा बोलते हैं लोकल भाषा में। उसको चुनते चुनते कितने लोग बीमार पड़ते हैं। क्या इन चीज़ों पर ध्यान है? सिर्फ रॉयल्टी के पैसे सरकार का ध्यान उस पर है। हमारे राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है रॉयल्टी के पैसे कोल इंडिया के पास, लेकिन बार बार पत्र लिखने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अभी तक केंद्र सरकार उस पैसे को वापस नहीं कर रही है। जबकि आप जानते होंगे कि झरिया, धनबाद में बहुत महत्वपूर्ण जगह है झरिया, जहां वर्षों से आग लगी हुई है कोयले के खदान में और जमीन के नीचे नीचे वो आग फैलती ही जा रही है। उसके लिए कोई बजट नहीं है कि कैसे उस आग को बुझाया जाए। किलोमीटर पर किलोमीटर पूरा नीचे से खोखला हो गया है क्योंकि अंदर अंदर आग है। वो राख के ढेर पे वो शहर बसा हुआ है झरिया। मैं गई थी विगत दिनों उसे देखने के लिए। रात में लगता है कि चारों तरफ आग लगी हुई है। ऐसे में इन चीज़ों पर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती? सिर्फ उस राज्य को लूटने के लिए वहाँ पर तरह तरह के माइंस हैं, वहाँ से खनिज संपदा लेकर पूरे राज्य को, पूरे देश को समृद्ध करती है सरकार। लेकिन क्यों नहीं वहाँ के लोगों के बारे में सोचती कि जो आग की ढेरी में जिनके घर है उन्हें रात में नींद नहीं आती यह सोचकर कि कभी भी वो धंस जा सकते हैं, वो आग में जमींदोज हो सकते हैं और उनके घर के बीच से कभी कभी फट जाती है जमीन और वहाँ से जहरीली गैस निकलती है। आप सोचिए उनके बारे में जो उस आग की ढेरी में सालों से रह रहे हैं। ये झरिया, धनबाद में से फिल्में भी बनी हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार इसके लिए कोई भी कारगर उपाय नहीं अपना रही है। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि कार्बन उत्सर्जन को लेकर बिल आया, अच्छी बात है। 10 लाख की फाइन के बारे में कहा गया कि कोई स्कूटर भी अगर पुराना चलाएगा और कार्बन उत्सर्जन होगा तो गरीब को भी 10 लाख फाइन देना पड़ेगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये जो प्रदूषण इस तरह के माइन से निकल रहा है, सरकार की गलती से, कोयला कंपनियों की गलती से, उसके लिए सरकार से फाइन कौन लेगा? जो कि लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, जो वहाँ पर काम करते हैं, जो वहाँ के उन इलाकों में बसते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी कि अडानी पावर प्लांट, आपको पता होगा कि झारखंड में है और नया खुला है, जो कि बांग्लादेश को बिजली बेच रही है। और वो अडानी पावर प्लांट से जो प्रदूषण होता है वो वहाँ के लोकल आदिवासी, वहाँ के लोग उसे झेलते हैं। उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है सरकार। और ऊपर से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि राज्य को 25% उसमें से बिजली देनी है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में किस तरह की बिजली की किल्लत हो गई थी और जिसके लिए बार बार उसे बदनाम किया जा रहा है कि वो बिजली क्यों नहीं दे रही है। तो वो 1,36,000 करोड़ अगर केंद्र सरकार दे देती राज्य सरकार को, तो उससे छोटी सी राशि लेकर वो डीवीसी को देती तो निश्चित रूप से ये बिजली की किल्लत दूर होती। क्या वहाँ पर गैर भाजपा सरकार है? इसी वजह से ऐसा किया जा रहा है कि ताकि जनता की नज़रों में सरकार बदनाम हो। और आडवाणी 25% क्यों नहीं बिजली दे रही है हमारे देश को? सॉरी, अडानी इस देश को हमारे राज्य को 25% बिजली क्यों नहीं दे रही है? अगर वो दे तो बिजली की किल्लत दूर होगी। और वो दादागिरी दिखा रही है कि हम नहीं देंगे, क्या कर लोगे? क्या उनको केंद्र का सपोर्ट है? अगर केंद्र का सपोर्ट है तो क्यों है? क्यों नहीं केंद्र दबाव बनाती कि तुम उस राज्य को बिजली दो जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तुमने और जहाँ से बिजली लेके तुम दूसरे देशों को बेच रहे हो? मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर निश्चित रूप से केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, वरना इसी तरह से राज्य जो गरीब राज्य है, आदिवासी राज्य, हम सिर्फ बोल दें कि हम आदिवासियों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ये काफ़ी नहीं होता। वो काम में भी दिखना चाहिए, निश्चित रूप से दिखना चाहिए। 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड विधानसभा से पारित किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उसे राज्यपाल ने वापस कर दिया। और केंद्र सरकार उसे पारित क्यों नहीं कर रही है? अगर आप आदिवासी के पैरोकार हैं तो निश्चित रूप से इसे आप तुरंत पारित कीजिए, क्योंकि हर राज्य में, चाहे वो कर्नाटक हो, पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हर बिहार हो, हर जगह स्थानीय लोगों के लिए वहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी होती है कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में उन्हें जगह मिले।
क्योंकि बाहरी लोग आकर कई बार उनकी नौकरियां खा जाते हैं और वो पिछड़े रहते हैं। तो हमारे राज्य में इसकी मांग हो रही है और इसीलिए खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग हमारी सरकार कर रही है, जो अभी तक नहीं दी गई है और उसे तत्काल दिया जाए, ये हमारी मांग है। महिला सशक्तिकरण की बात सरकार करती है, लेकिन 2014 के बाद से महिला हिंसा में लगातार बढ़ोतरी दिखती है। निर्भया कांड के लिए, निर्भया फंड कांड के बाद जो 1000 करोड़ की राशि हर साल एक अकाउंट में जमा किया गया, देश जानना चाहती है कि उस राशि का क्या उपयोग हो रहा है और क्यों लगातार महिला हिंसा बढ़ रही है। मुझे लगता है कि महिलाओं पर हिंसा इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि दोनों सदनों में महिलाओं की संख्या आज भी बहुत ज़्यादा कम है। जब नया हमारा देश बना था उस दौरान 1952 में लोकसभा में 4.5% और राज्यसभा में 16% महिलाएं थी। आज 2023 में इतने सालों बाद, जबकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मात्र 14.4% है। जब यहाँ पर माननीय सोनिया गांधी जी द्वारा महिला आरक्षण बिल लाया गया था और वो क्यों नहीं पारित हुआ अभी तक, हम ये जानना चाहते हैं कि उसे तत्काल पारित किया जाए। और मुझे लगता है माननीय राष्ट्रपति महोदय खुद एक महिला हैं, अगर वो चाहती हैं कि सचमुच में महिलाएं इस देश में सशक्त हो तो अविलंब महिला आरक्षण बिल पारित किया जाए, ताकि महिलाएं अपने हाथों से अपने लिए कानून बना सके, उन कानून का उल्लंघन हो तो उसके लिए वो कारगर कदम उठा सके। और इस तरह से मुझे लगता है महिला हिंसा तभी रुकेगी जब महिलाएं खुद यहाँ पर संसद में अधिक संख्या में होंगी। और एक और बात कहना चाहूँगी कि हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध में प्रकाशित विश्व समानता रिपोर्ट के अनुसार देश के शीर्ष 10% अमीर लोगों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77% हिस्सा है। वह लोग जो पहले से ही अमीर थे, पिछले एक दशक में उन अरबपतियों की संपत्ति में लगभग 10 गुना बढ़ोतरी हुई है और उनकी कुल संपत्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारत के पूरे केंद्रीय बजट से अधिक है, जो कि 24,422 अरब रुपए थी। महोदय, मैं एक जनजातीय आदिवासी बहुल इलाके का प्रतिनिधित्व करती हूँ और दावे के साथ यह कह सकती हूँ कि वर्तमान सरकार की नीतियाँ केवल अमीरों के पक्ष में झुकी हुई हैं। वंचितों और जरूरतमंदों को सरकार ने हाशिए पर रख छोड़ा है। करोड़ों युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, मगर बेरोजगारी जैसे जरूरी मुद्दे पर बजट में बात ही नहीं की गई। ये बहुत ही दुखद है। गाय और गोबर गैस को बढ़ावा देने की बात करती है केंद्र सरकार, ये अच्छी बात है, लेकिन गोबर से निकलने वाले जो खतरनाक मीथेन गैस हैं, उससे आप सभी जानते हैं कि बहुत गर्म होता है, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे बढ़ते हैं इससे। तो उन्हें कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट में क्या सोचा गया है, क्योंकि अनसाइंटिफिक तरीके से काम नहीं करना है। अगर हम चाहते हैं कि बायोगैस बने, गोबर गैस बने, तो निश्चित रूप से इसके लिए सोचना होगा कि उससे निकलने वाले मीथेन गैस से कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है केंद्र सरकार। झारखंड जैसे राज्य में जहां माइंस की बहुतायत है, वहां सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए क्या बजट बनाया गया है, यह झारखंड जानना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।